देखिए तो अपन स्टार्ट करते हैं सी प्लस प्लस में नया टॉपिक जिसका नाम क्या है, कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर मतलब नाम से अपने को समझ में आ रहा होगा कि कंस्ट्रक्ट करना है, यानी किसी चीज को बनाना, है ना, कंस्ट्रक्टर कहलाता है। कंस्ट्रक्ट करना है किसी चीज को, तो इसके लिए हम कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। बट यहाँ पर सी प्लस प्लस में कंस्ट्रक्टर क्या करता है, कंस्ट्रक्टर मतलब हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स को अपन डेटा मेंबर बोलते हैं, जो हमारे डेटा मेंबर होते हैं उनके अंदर कोई ना कोई वैल्यू अगर हमको डालनी है तो हम यहाँ पर यूज करेंगे कंस्ट्रक्टर का। मतलब हम जा रहे हैं कि जैसे अभी यूजर से वैल्यू मांगते हैं अपन, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, जो भी यूजर से अपन मांगते हैं, ठीक है, हम जा रहे हैं, लेकिन यूजर से ना मांगना पड़े अपने वैल्यू, मतलब हम डायरेक्टली क्या करें उन वेरिएबल्स के अंदर यानी डेटा मेंबर के अंदर डायरेक्टली हम क्या करते हैं, वैल्यू एंटर कर दे, तो वो काम कौन कर सकता है, अपना कंस्ट्रक्टर कर सकता है। तो कंस्ट्रक्टर क्या करता है कि जैसे हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे क्या होता है कि हमारा कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इन्वोक हो जाता है। कंस्ट्रक्टर मतलब एक तरह का एक फंक्शन है, ये क्या है, एक फंक्शन है, और इसको कॉल नहीं करना पड़ता है अपने को। खास बात इसकी ये कंस्ट्रक्टर की, अपन ने जितने भी फंक्शन बनाए हैं उन फंक्शन को वो कब एग्जीक्यूट होते हैं, जब उनको अपन कॉल करते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन है जिसको कॉल नहीं करना पड़ता है, बिना कॉल के क्या हो जाता है, ये एग्जीक्यूट हो जाता है। मतलब कि इसको कॉल ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट कब होगा, जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मतलब जब जब अपन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम भी इन्वोक होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्टर स्पेशल मेंबर फंक्शन। पहली बात तो ये मेंबर फंक्शन है और स्पेशल है, which is used to initialize value of variable inside an object, जिसका काम वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज करना होता है। वेरिएबल मतलब जो वेरिएबल के अंदर मेरे वैल्यू इनिशियलाइज करना है इनसाइड एन ऑब्जेक्ट, देखो ऑब्जेक्ट के अंदर होती है। जैसे अगर हम यहाँ पर एक डायग्राम क्रिएट करें, मैं यहाँ पर एक डायग्राम लेता हूँ। सबसे पहले तो मैंने ये डबल ए नाम से क्या बनाया, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, और डबल ए के अंदर हो सकता है कोई वेरिएबल होंगे, एक ए ले लिया अपन ने और एक क्या ले लिया, बी ले लिया। तो इसके अंदर अपने क्या है, ये दो वेरिएबल है। अब इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर हमको कोई ना कोई वैल्यू डालना है, इधर तो लेनी पड़ेगी वैल्यू। अभी तक हम वैल्यू कैसे ले लेते हैं, चलिए वो समझते हैं। तो एक प्रोग्राम बनाते हैं इसके लिए अपन, कोड को चालू कर लेते हैं। सी प्लस प्लस का आई थिंक बनाया था ना, कल बनाया था, सी प्लस प्लस सीपीटी 6 to 7 है। तो किस नाम से बना ले, कंस्ट्रक्टर के नाम से बना लेते हैं, कंस्ट्रक्टर डॉट सीपीटी। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर एक हेडर फाइल लिख लेते हैं, हैश इंक्लूड आयोस्टन यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। फिर इसके बाद क्लास बनाते हैं, तो क्लास का नाम जैसे रख देता हूँ क्या, एक्स वाई जेड नाम से या डेमो नाम से अपन क्लास बना देते हैं, ठीक है। और इस क्लास के अंदर अपन प्राइवेट में दो वैल्यूबल देते हैं, इधर ए और दूसरा क्या लिया बी। अब इसके अंदर अपन वैल्यू कैसे देते थे, पब्लिक के अंदर एक फंक्शन बनाते थे इस टाइप का, void get data, और फिर उसके अंदर यूजर से अपन वैल्यू मांगते थे, ये एंटर करो दो नंबर, एंटर एनी टू नंबर, ऐसे है ना। बट हम चाह रहे हैं कि यूजर से ना मांगना पड़े अपने को, तो फिर अपन ये हटा देते हैं। तो अपन यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो समझ लेते हैं अपन। कंस्ट्रक्टर जो है तीन टाइप के, पहला तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, तीसरा है कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर की कुछ की पॉइंट से पहले वो समझते हैं, फिर आते हैं अपन टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर में। बात करें कंस्ट्रक्टर की, तो कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, ये तो पता है कि वेरिएबल के अंदर वैल्यू कुछ ना कुछ एंटर करवाएगा। तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल्ड, मैंने बताया कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं whenever object is create of its class, जब उस क्लास का अपन कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे अपन डबल ए ऑब्जेक्ट बनाएंगे, डबल ए बनाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो जाता है। दूसरा कंस्ट्रक्टर है नो एनी रिटर्न टाइप। अब जैसे अपन कोई भी फंक्शन बनाते हैं तो अपन वॉइड लिखते हैं ना, रिटर्न टाइप आगे किस टाइप की वैल्यू रेंट हो गया, तो वॉइड रेंट इस तरीके से लिखते हैं अपन। लेकिन हमको यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में कोई भी रिटर्न टाइप नहीं देना पड़ता, सबसे अच्छी बात ये कि हमको वॉइड रेंट नहीं लिखना है। तो फिर हमको क्या लिखना पड़ेगा, सीधे कंस्ट्रक्टर का नाम। तो कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा, तो कंस्ट्रक्टर के नाम के लिए भी यहाँ दिया हुआ है कंस्ट्रक्टर नेम सिमिलर टू द क्लास नेम। जो क्लास का नाम है वही क्या होगा, हमारे कंस्ट्रक्टर का नेम होगा। तो हमने क्लास का नाम दिया डेमो, तो डेमो ही नाम का क्या बनेगा, हमारा कंस्ट्रक्टर। उसमें वॉइड भी लगेगा, या बोलेंगे तो ये फंक्शन है तो वॉइड, ठीक है, अभी पढ़ा ना अपने कंस्ट्रक्टर में कोई भी रिटर्न टाइप
नहीं होता है, तो इसमें यहाँ पर अपने को वॉइड भी नहीं लिखना है। इसके बाद फिर आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट देते हैं अपन, तो आर्ग्यूमेंट नहीं दिए जाते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर, यहाँ लिखा हुआ है देखिए, अ कंस्ट्रक्टर हैविंग नो आर्ग्यूमेंट, दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इज नोन एज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो ये पहला टाइप है कंस्ट्रक्टर का कि जिसके अंदर हम कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देते हैं। अगर फंक्शन के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया अपन ने, है ना, तो वो इस टाइप का कंस्ट्रक्टर होगा हमारा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा। तो इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, दैट मीन ये जो कंस्ट्रक्टर है हमारा, ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर करेगा क्या, जैसे अपन ने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में ए की वैल्यू कर दी 10, में चाह रहा हूँ ए की वैल्यू 10 हो जाए और बी की वैल्यू 20, क्योंकि इसका काम क्या है, इसका काम है वेरिएबल में कुछ ना कुछ वैल्यू डालना। तो हम सारे ए में 10 डाल दो, बी में 20, और ये कॉल कब करेंगे, कॉल तो करना नहीं है अपने को, ये ऑटोमेटिक कॉल होगा कब, जब हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। जैसे ही अपन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, ठीक है। फिर इसकी वैल्यू को शो करने के लिए अपन शो नाम से क्या बनाते हैं, फंक्शन, और ये क्या करेगा, ये फंक्शन शो करवाएगा ए और बी की वैल्यू को। तो न्यू लाइन में ए इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू, फिर इसके बाद टैब डिस्टेंस में बी इज इक्वल्स टू वैल्यू किसकी, बी की, दोनों वैल्यूज क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी अपनी, काम खत्म। इसके बाद ये क्लास एंड हो गई अपनी। अब क्लास का क्या बनाते हैं अपन, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मेन के अंदर आ गए अपन, तो देखिए अपन ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्लास का नाम क्या है हमारी, डेमो। डेमो क्लास का पहला ऑब्जेक्ट बना। जैसे ही हमने पहला ऑब्जेक्ट बनाया, तो कंप्यूटर की मेमोरी में क्या होगा, ए और बी नाम से क्या बन जाएगा, इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उसमें ए और बी क्या हो जाएंगे, तो वेरिएबल हो जाएंगे। अब हमने पढ़ा था कि जैसे ही हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो कॉल क्या होता है, कंस्ट्रक्टर। जैसे ही ऑब्जेक्ट बना, तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ यहाँ पर, जैसे ही कॉल हुआ तो यहाँ गया वो, तो ये क्या बोलेगा, ए में 10 डाल दो, बी में 20, मतलब कि यहाँ पर वैल्यू कितनी चली जाएगी हमारी, 10 चली जाएगी, और यहाँ पर 20, अपने को वैल्यू डालना भी नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट बन रहा है और उसमें वैल्यू जा रही है कंस्ट्रक्टर की हेल्प से। ये कंस्ट्रक्टर का काम ही है कि आप जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू चली जाएगी। ये वैल्यू चली गई अपनी। चलिए अब मैं एक काम करता हूँ, मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, डबल बी। मैंने डबल बी बनाया, फिर से क्या होगा, एक डबल बी क्रिएट होगा, और इस डबल बी के अंदर भी क्या होगा, दो वेरिएबल्स होंगे हमारे, कौन कौन सी, फर्स्ट ए और दूसरा बी। अब अभी हमने पढ़ा कि जब भी आपका क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो जैसे ही ये डबल बी बना, फिर से कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, तो कंस्ट्रक्टर बोल रहा है कि ए में 10 डाल दो, बी में 20 डाल दो। यहाँ पर भी कितना चला जाएगा, 10, और यहाँ भी कितना चला जाएगा, 20, इस तरीके से। अब मैं काम करता हूँ, दोनों को शो करवाता हूँ। डबल ए के थ्रू शो को कॉल करते हैं, तो क्या वैल्यू शो होगी, शो को कॉल करेंगे तो यहाँ जाएगी कॉल अपनी, तो शो के पास में, और ये ए और बी की वैल्यू शो करेगा। डबल ए में कितनी वैल्यू है, 10 और 20। देन अगेन मैं डबल बी के थ्रू भी शो को कॉल करूंगा, तो भी वापस से कॉल जाएगी, इसमें भी 10 और 20, और उस प्रोग्राम को यहाँ पर टर्मिनेट कर देंगे। देखिए मेरी वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू भी 10 और बी की वैल्यू 20, देखिए 10 20 और ये 10। क्लियर हुआ कैसे, तो कहने का मतलब ये है कि हमने जब भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उस समय हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और उस कंस्ट्रक्टर ने किया क्या, उस कंस्ट्रक्टर ने ए की और बी की वैल्यू 10 और 20 क्या कर दी, फिक्स कर दी। तो जितने भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या रहेगा, हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी वैल्यू कर देगा 10 और 20। यहाँ पर हमको यूजर से वैल्यू लेने की जरूरत नहीं, यूजर से कब लेंगे वैल्यू, कि हमको अपना डिफरेंट वैल्यू चाहिए, या फिर हम चाहें तो इसका दूसरा वाला कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं, जिसका नाम है क्या, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इतने में कोई डाउट है क्या किसी को, अगर ये वाले में कोई डाउट हो तो अपन समझें, रोहन पलक। नो सर। चलिए अब एक काम करते हैं अपन, अब बनाते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है समझ में आ गया। अब बनाते हैं अपन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है, अब कंस्ट्रक्टर हैविंग आर्ग्यूमेंट, ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें आर्ग्यूमेंट होता है, दिस टाइप कंस्ट्रक्टर इज नोन एज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इस टाइप के कंस्ट्रक्टर क्या कहलाते हैं हमारे, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जिसमें आर्ग्यूमेंट होते हैं। तो कैसे आर्ग्यूमेंट, जैसे अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले तो ये रहा हमारा, अब देखिए हमने क्या किया, दो वेरिएबल लिए ए और बी, अब इसके अंदर हमको आर्ग्यूमेंट देंगे, तो रिटर्न टाइप तो होता नहीं, तो आर्ग्यूमेंट क्या ले लिया मैंने अपने अकॉर्डिंग, एक एम ले लूंगा मैं, और एक क्या ले लूंगा, एन। तो अगर मैंने इसके अंदर आर्ग्यूमेंट ली कंस्ट्रक्टर में, तो ये हो गया हमारा कौन सा, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब मैं चाह रहा हूँ ए की वैल्यू कहाँ से आए, एम से, और बी की वैल्यू कहाँ से आए, एन से। ये वैल्यू आ जाएगी मेरी। अब जो भी हम वैल्यू पास करेंगे एम में,
वो ए की वैल्यू बन जाएगी, एन में जो वैल्यू पास करेंगे वो बी की वैल्यू बन जाएगी, और बस शो करने के लिए शो नाम का फंक्शन बनाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। अब हमने अभी पढ़ा कि जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो इस बार हमारे पास कंस्ट्रक्टर कौन सा है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को दो आर्ग्यूमेंट चाहिए ना, एक और एक दूसरा, तो ये दो आर्ग्यूमेंट की अगर मैं दो आर्ग्यूमेंट पास नहीं करूंगा तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होता। ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम में हमको दो आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे। मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्रिएट करते थे कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ना, तो हमको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के लिए आर्ग्यूमेंट की दो। जैसे ही यहाँ पर हम दो आर्गुमेंट पास किए तो ये गए यहाँ पर, और m की वैल्यू कितनी होगी, रिस्पेक्टिव वाली देगा वो 10, और उसमें यहाँ देगा 20। तो a की वैल्यू 10 हो जाएगी, b की कितनी हो जाएगी 20। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, यहाँ एक मेमोरी क्रिएट कर लेते हैं अपन। तो एक डबल ए बना अपना, ए और उसके बाद से b। तो इसमें कितना चलेगा 10, और इसमें कितना गया 20। ठीक है, उसके बाद अब एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसी क्लास का एक दूसरा बनाया डबल बी, और इसको मैंने कर दिया 30 और 40। अब हुआ क्या, जैसे ही ये डबल बी बना, ये बना दिया अपन ने डबल बी, तो डबल बी के अंदर भी दो वेरिएबल्स होंगे, एक तो कौन सा ए और एक कौन सा बी। तो ए में भी होगा कुछ वैल्यू, बी में भी होगा, कंस्ट्रक्टर वैल्यू डालेगा उसको भी 30 और 40। जैसे ही कॉल हुआ, गया अपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के पास, क्योंकि दो पैरामीटर थे ऑब्जेक्ट के पास में, तो यहाँ पर एक वैल्यू कितनी हो गई 30, और ये वैल्यू कितनी हो गई 40 हो गई। तो एम की वैल्यू होगी एक इक्वल, तो यहाँ पर हो गया ये वैल्यू कितनी हो गई हमारी 30, और ये कितनी हो गई इस तरीके से। अगर मैं चाहूँ तो और ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। डेमो क्लास का मैंने डबल सी बनाया, तो डबल सी के अंदर मैंने रख दिया 60 और 70 ऐसा। तो फिर वापस से वो डबल सी बनेगा एक, और डबल सी में फिर अलग अलग वैल्यू रहेगी। तो डबल सी बनाया हमने, डबल सी के अंदर भी एक वेरिएबल अपना ए है, और फिर उसके बाद बी है। तो ए की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई अपनी, कितने लिखेंगे 60 सेवेंटी, ये हो जाएगी 60, और ये हो जाएगा अपना कितना 70। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यूज जा रही है इसमें। अब हम यहाँ पर जाएंगे, शो करवाते तीनों की वैल्यू। डबल ए से शो को कॉल करेंगे, डबल ए में कौन कौन सी वैल्यू 10 और 20, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी शो हो जाएगी। फिर जब मैं डबल बी से शो को कॉल करवाऊंगा, तो डबल बी में इस बार कौन सी वैल्यू रही है मेरी 30 और 40, ये वाली वैल्यू मिल जाएगी अपने को। और फिर डबल सी से मैं शो को जब कॉल करवाऊंगा, तो फिर मेरी वैल्यू कौन सी हो जाएगी 60 और 70, ये वाली वैल्यू शो हो जाएगी। चलिए एक बार शो करवा के देखते हैं ये वैल्यू आ रही है। तो देखिए 10 20 30 40 और 60 70। तो अगर हमको डिफरेंट वैल्यू चाहिए हर एक ऑब्जेक्ट में, तो आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाएं। और अगर सेम वैल्यू चाहिए, हर एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू सेम होनी चाहिए, वेरिएबल की, हर एक ऑब्जेक्ट की वेरिएबल की वैल्यू, तो वहां पर अपन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉपी कर वो कौन सा वाला फर्स्ट वाला अपना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अपन नए कंस्ट्रक्टर की, जिसका नाम है कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये वाले में कोई डाउट है क्या, इसमें अगर कोई डाउट हो तो पहले क्लियर कर लें फिर आगे बढ़े अपन। किसी को भी, रोहन, नहीं मतलब ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपन फिर इसके अंदर। नेक्स्ट है हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करता है, देखिए सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ समझिएगा। ये जो एक ऑब्जेक्ट में वैल्यू दिख रही है, कॉपी कंस्ट्रक्टर का काम ये होता है कि जैसे यहाँ पर ये जो वैल्यू है एक ऑब्जेक्ट में, ये क्या वैल्यू दिख रही है अपने को, इस ऑब्जेक्ट के वेरिएबल में 10 और 20 दिख रही है ना। तो एक ऑब्जेक्ट के वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स में डालना, ये होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। मतलब यहाँ से वैल्यू कहाँ लानी है अपने को, इसके अंदर। मतलब देखिए यहाँ डेफिनेशन दे रखे हैं, आपको बताता हूँ। when we need to initialize value of variable inside an object, मतलब हमको जब इनिशियलाइज करना होता है ऑब्जेक्ट के अंदर के वेरिएबल्स को, ठीक है, इसके साथ में वो भी समझते हैं जैसे सेम वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ एन अनदर ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट के वेरिएबल की
साथ में, तो अपन उसका यूज करते हैं, फिर इसमें यूज करते हैं अपन कॉपी कंस्ट्रक्टर का। चलो, तो कहने का मतलब क्या है कि when we need to initialize value of variable, variable की वैल्यू को जब हमको इनिशियलाइज करना हो इनसाइड एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के अंदर है, ठीक है, विद द सेम वैल्यू। एक मिनट, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे बनाएंगे वो समझ लेते हैं। पहले तो अपन एक हेडर फाइल लिख लेते हैं। क्लास बना लेते हैं किस नाम से, डेमो नाम से। फिर उसके बाद प्राइवेट के अंदर अपन ने एक वेरिएबल ए ले लिया, दूसरा के ले लिया, ये काम करके एक ही वेरिएबल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और पब्लिक के अंदर अपन, अब देखो पहली बात तो, अगर हमको एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में वैल्यू को कॉपी करना है तो करना क्या पड़ेगा अपने को, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में अगर वैल्यू कॉपी करवानी है तो हमारे पास पहले ऑब्जेक्ट में भी कुछ वैल्यू होनी चाहिए ना। अगर जो हमारे पास पहले ऑब्जेक्ट में यहाँ पर 10 और 20, जो पहले ऑब्जेक्ट की वैल्यू है उसके अंदर कुछ वैल्यू होगी, तभी तो हम उसको दूसरे में कॉपी करा पाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की हेल्प से पहले फ्रेंड में वैल्यू डालते हैं, ठीक है। तो एक बनाते हैं अपन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डेमो नाम से बनाते हैं, डेमो ही बनेगा वो तो। क्लास का जो नाम वही कंस्ट्रक्टर का नाम होगा, तो हम सारे एक ही वैल्यू कितना कर दिया जाए जब कॉल टू 20, जैसे ही पहला ऑब्जेक्ट बनेगा ऑटोमेटिक उसमें कितना चले जाएगा, 10 चले जाएगा। अब हम कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, ये वाला कंस्ट्रक्टर कौन सा है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे अपन, यहाँ पर जाएंगे, डेमो क्लास का एक कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, तो हम उसी क्लास के ऑब्जेक्ट का एक एड्रेस पास करेंगे। तो मतलब कौन सी, डेमो क्लास का एक ऑब्जेक्ट दिया अपन ने, क्या, डबल है, और डबल ए का एड्रेस, मतलब जो भी उस एड्रेस का वैल्यू होगी ऑब्जेक्ट में वो वैल्यू यहाँ पर कॉपी होगी। तो हम क्या करेंगे कि ए में वैल्यू डालेंगे कहाँ से, डबल ए से। अब डबल ए क्या है, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, डबल ए का मतलब ये जैसे डबल ए का है ना, ये इसको प्रेजेंट कर रहे हैं हम। तो डबल ए के ए से वैल्यू ए में डालनी है, किसके ए में डालनी है, जैसे डबल बी के ए में डालनी है। तो ये वाला जो ए है, मतलब जो कॉपी करवाना है इसमें वो वाला है, मतलब डबल ए के ए से वैल्यू उठेगी, जैसे डबल ए में कितना 10 है, और वो जाएगी इसमें इस ए में। तो ये जो ए है ये कौन सा है, डबल बी का ए होगा, डबल सी का होगा, जो भी कॉल करेगा उसको, ठीक है। तो फिर अपन क्या करेंगे, है ना, फिर अपन क्या करेंगे यहाँ पर, इसमें अब उसको शो करवा के देखते हैं पहले तो अपन यहाँ पर वॉइड एक दो नाम का फंक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पर सी आउट न्यू लाइन में अपन वैल्यू शो करवाते हैं, वैल्यू ऑफ ए इज, और वैल्यू कहाँ से आएगी इसकी, ए सी, ठीक है। ये काम हो गया अपना खत्म। और उसके बाद जाएंगे अपन मेन में, तो मेन के अंदर जाएंगे, अब ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, डेमो क्लास का अपन ने पहला ऑब्जेक्ट बनाया। अब देखो हमारे पास दो दो कंस्ट्रक्टर, बेसिकली ये जो है ये कौन सा है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, और ये कौन सा है अपना पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। तो एक तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है अपने पास, और एक कौन सा है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पहले तो वैल्यू डाल देगा, तो डबल ए के थ्रू अपन ने कॉल तो करना ही नहीं, जैसे डबल ए बना तो ऑब्जेक्ट बनते से कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनते से कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर कॉपी कंस्ट्रक्टर तो भी है, वो क्यों नहीं कॉल हुआ, क्योंकि अगर हम यहाँ पर ओनली ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, देखो अगर मैं आर्गुमेंट पास कर दूंगा इसके अंदर तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्योंकि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या चाहिए, आर्गुमेंट। बट ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई आर्गुमेंट नहीं दे रहे अपन, तो ऑब्वियसली कौन सा वाला कॉल होगा, डिफॉल्ट वाला कॉल होगा। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी, 10 हो जाएगी, तो डबल ए के में कितनी चलेगी, 10। अब यहाँ पर एक ही वेरिएबल है ना, ये डबल भी नहीं है अभी, तो इसको अपन हटा देते हैं। तो इसमें ए में कितना चलेगा आपका, 10 चलेगा। अब हम चाह रहे हैं कि दूसरा ऑब्जेक्ट बनाए और उसमें भी कौन सी वैल्यू कॉपी करानी है, जो हमारे डबल ए के ए में है, तो उसको कॉपी कराने के लिए हम कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे। तो हम डेमो क्लास का एक और बना देते हैं, क्या, डबल बी बनाते हैं, और डबल बी के अंदर अपन किसको पास करते हैं, ऑब्जेक्ट को पास करें। तो ऑब्जेक्ट हमने क्या पास कर दिया, डबल ए पास कर दिया। तो डबल ए पास किया तो अब मतलब क्या हो रहा है कि जो डबल ए की वैल्यू है वो किसमें जाएगी, डबल बी में, है ना। या फिर इसको लिखने का एक और तरीका है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसा ना लिखें तो इक्वल्स टू भी लगा सकते हैं कि डबल ए ऑब्जेक्ट की वैल्यू किसमें जानी है, डबल बी में। तो ये जाएगी कैसे, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और उसने देख लिया कि यहाँ पर एक हमने ऑब्जेक्ट पास किया है, तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ऑटोमेटिकली कॉपी कंस्ट्रक्टर।
ये क्या करेगा, ये यहाँ से जैसी कॉल हुआ यहाँ जाएगा, इस डबल ए की वैल्यू इस डबल ए में डालेगा और बोलेगा कि डबल ए में जो भी वैल्यू है डबल ए के ए में, डबल ए के ए में कितना दिख रहा है 10, वो किसमें कॉपी करो, ए में कॉपी करो। और एक किसका है, कॉल किसने किया, तो कॉल किया डबल बी में, तो डबल बी के में वैल्यू कितनी मिलेगी अपनी 10 हो गई। तो इस तरीके से कॉपी हो जाएगी वैल्यू, यहाँ पर भी 10 मिलेगी। अब जब मैं वैल्यूज को शो करवाऊंगा डबल ए और डबल बी की, दोनों वैल्यू जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, डबल ए के थ्रू मैं अगर शो को कॉल करवाऊंगा, डबल बी के थ्रू भी शो को कॉल करवाऊंगा, तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम वैल्यू रहेगी। और उसको यहाँ पर टर्मिनेट करने के लिए लगा देंगे रिटर्न 0। ठीक है, काम खत्म। बस चेक करते हैं 10 10 दोनों वाली की वैल्यू देखा जाए, इसमें भी एक की वैल्यू 10, बी की वैल्यू तो इसमें भी डबल लेंगे, ए की वैल्यू 10। ठीक है, तो इस तरीके से कॉपी कर सकते हैं अपन। चलिए अब बात करते हैं अपन कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग की। तो कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कैसे किया जाता है, ओवरलोडिंग मतलब कि एक ही प्रोग्राम में हमको एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर क्या करना है, यूज करना है। एक ही प्रोग्राम में एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर यूज करना है, तो एक ही प्रोग्राम में हम एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर का यूज कर रहे हैं, तो वो होगी हमारी कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग। तो चैप्टर का नाम क्या होगा, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, मतलब एक प्रोग्राम में एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर यूज करना है। चलिए तो पहले तो अपन एक काम करते हैं, तो पहले अपन क्लास का नाम रख देते हैं डेमो। ठीक है, अब हम क्लास के अंदर एक वेरिएबल ले रहे हैं a, और ये प्राइवेट है, इसको कर देते हैं अपन प्राइवेट। ठीक है, एक वेरिएबल बना दिया अपन ने a नाम से। इसके बाद फिर अपन आते हैं पब्लिक में, फिर उसके बाद अपन पब्लिक के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, a की वैल्यू कितनी 10 करेगा, तो उसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं, मतलब ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है अपना, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब एक पैरामीटराइज बना लेते हैं, तो सेम नाम का है ना, ऑब्वियस है कि जो कंस्ट्रक्टर का नाम है वो तो वही होगा जो क्लास का नाम होगा। तो पहला हमने क्या किया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया, फिर अपन ने क्या किया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, वैल्यू डालेगा, तो अपन सारे एक m नाम का वेरिएबल बनाया, और a की वैल्यू कहाँ से ली जाए, m से ली जाए। तो ये देखो ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है अपने, इसमें एक आर्गुमेंट पास किया, इसका मतलब ये हो गया अपना पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। फिर इसके बाद अगर हम एक और कंस्ट्रक्टर बनाए, कॉपी कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, तो डेमो ही क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस दे देंगे, जैसे डबल ए लिख दिया, और हम बोलेंगे कि जब ए की वैल्यू है डबल ई के केस में, तो डबल ए के की जो वैल्यू है वो कॉपी करेंगे, और इनकी वैल्यू को शो करने के लिए हमने शो नाम से फंक्शन बनाया, और ये फंक्शन क्या करेगा, शो करवाएगा न्यू लाइन में ए की वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू ऑफ ए इज, और वैल्यू कहाँ से आ रही है इसकी, ए से। ठीक है, चलो ये हो गया अपना काम खत्म। अब इसके बाद मेन के अंदर आते हैं, तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाते क्लास का, डेमो क्लास का पहला ऑब्जेक्ट बना। तो एक बात बताइए, हमारे पास तीन कंस्ट्रक्टर है, तो कौन सा वाला कॉल होगा, हमने तो पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो इस बार ओवरलोडिंग है ना, सेम नाम के होगी, कॉपी कंस्ट्रक्टर भी डेमो नाम से ही है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी डेमो नाम से ही, डिफॉल्ट, तो कौन सा वाला कॉल होगा, तो ये हमने कोई ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, मतलब डिफॉल्ट वाला कॉल होगा, तो जो डबल ए का ए होगा उसमें कितना चले जाएगा 10। तो यहाँ डायग्रामेटिकली इसको समझ लेते हैं अपन, तो हमने पहला क्या बनाया, अभी डबल ए बनाया है, और इस डबल ए के अंदर एक ए है, और उसमें वैल्यू कितनी चली जाएगी 10, कैसे जाएगी, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। लेकिन मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ, मैंने डेमो क्लास का एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, कौन सा, डबल बी, और डबल बी के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, डबल बी के अंदर एक वैल्यू चाह रहा हूँ मैं 25। ठीक है, तो इस बार मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट बना और मैंने एक आर्ग्यूमेंट पास कर दिया बनते से, बनते से अगर आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं तो कौन सा वाला कॉल होगा, पैरामीटराइज, क्योंकि आर्ग्यूमेंट किसको चाहिए होता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को, तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, वो इसको मिल जाएगी, तो एम की वैल्यू हो जाएगी डबल 25 ना। यहाँ पर अगर देखा जाए तो डबल बी के ए की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी अपनी 25 हो जाएगी। इतना क्लियर है।
फिर इसके बाद डबल सी, और एक और बना लेते हैं अपन, तीसरा वाला भी कॉल हो जाएगा, तो डबल सी बनाएंगे और इसमें भी यही रहेगा। देखो कॉपी कौन सा ऑब्जेक्ट की वैल्यू करानी है, एक ऑब्जेक्ट में आपको दिख रही है, एक ऑब्जेक्ट में 10 है वैल्यू, और दूसरे ऑब्जेक्ट में कौन सी है 25 है। मान लो मुझे 25 को क्या कराना है, कॉपी कराना है इसमें, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट में जाकर कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल करवाना पड़ेगा। और कॉपी कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा, कि हम डेमो क्लास का जैसे डबल सी बनाते हैं और इसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट पास किया डबल बी, तो डबल बी पास कर दिया, इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट में जाएगी, तो जो पहले ऑब्जेक्ट की वैल्यू है वही, जो डबल बी की वैल्यू वो किसमें चली जाएगी, डबल सी में, तो डबल बी में क्या वैल्यू है, मतलब 25, तो 25 का चली जाएगी इसके अंदर, यहाँ पर इसमें चलेगी वैल्यू अपनी बस। और उसके बाद फिर तीनों की वैल्यूज को शो करने के लिए क्या करेंगे अपन, डबल ए से शो को कॉल कर देंगे, फिर डबल बी से भी शो को कॉल कर देंगे, और फिर उसके बाद डबल सी से भी शो को कॉल करेंगे, और इसके बाद इसको टर्मिनेट करना है तो यहीं पे लगा देंगे अपन रिटर्न जीरो। अब मैं यहाँ पर रन का बटन दबाता हूँ, तो देखिए इस बार मेरे को वैल्यूज मिल रही है 10, 25 और 25, क्योंकि पहली वैल्यू मेरी 10 है ना, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की हेल्प से, दूसरी हो गई 25 और तीसरी भी कॉपी कंस्ट्रक्टर की हेल्प से कॉपी होगी वैल्यू। तो इस तरीके से हम कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग कर सकते हैं कि हमारे पास अगर एक प्रोग्राम में ज़्यादा कंस्ट्रक्टर होंगे तो वो कौन से होंगे, कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग करेंगे। लेकिन इसमें ऐसा है कि हम ऐसा नहीं कि डेमो नाम का एक और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक ही होगा। अगर हम चाहें कि ये बना देंगे तो यहाँ पर एरर आएगी क्यों, क्योंकि सेम हो जाएंगे ना, तो इसके नंबर ऑफ आर्गुमेंट हमको डिफरेंट, अगर मान लो मैं एक एम ले रहा हूँ और एक ले रहा हूँ एक्स ले रहा हूँ, तो ये भी गलत हो जाएगा कि यहाँ पर एक आर्गुमेंट वाला पहले से कंस्ट्रक्टर है तो आप अगले में दो आर्गुमेंट ले सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ आर्गुमेंट क्या करना पड़ेगा हमको, डिफरेंट करने पड़ेंगे। ये बस कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट है। अब इसके बाद ये तो कंप्लीट हो गया कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग। अब अपन बात करते हैं इसमें डिस्ट्रक्टर की। तो डिस्ट्रक्टर क्या करता है इसमें, डिस्ट्रक्टर मतलब ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करता है। डिस्ट्रक्टर जैसे कंस्ट्रक्टर होता है वैसे क्या होता है अपना डिस्ट्रक्टर होता है, डिस्ट्रक्टर क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है अपने ऑब्जेक्ट को। वंस द ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप, जैसे स्कोप से बाहर जाता है उसको डिस्ट्रॉय करता है डिस्ट्रक्टर। देखिए तो डिस्ट्रक्टर क्या है, जैसे हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं अभी, कि ऑब्जेक्ट के अंदर क्या जा रहा है, हमारे पास डेटा जा रहा है, इस ऑब्जेक्ट में भी डेटा है 10 है वैल्यू, इसमें 25 है, इसमें भी 25 है, तो ये जब डेटा स्टोर हो रहा है तो मेमोरी भी ले रहा होगा ना, ये स्टोर हो रहा है तो डेटा को स्टोर होने के लिए मेमोरी चाहिए, और हम चाह रहे हैं कि मेमोरी अगर स्टोर मेमोरी ले रहा है ये, तो जब इसका काम खत्म हो जाए तो उसको डिस्ट्रॉय करके अपन ऑब्जेक्ट को, जब ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो मेमोरी भी रिलीज हो जाएगी। तो अगर मेमोरी रिलीज करना है आपको, मेमोरी पर्पज से अगर हम चाहेंगे ऑब्जेक्ट का जब काम खत्म हो जाए तो उस ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, डिस्ट्रक्टर का यूज करते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं अपन, सबसे पहले तो कौन सी क्लास है अपनी, क्लास बनाते हैं हैश इंक्लूड अब देखना मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल बनाया काउंट नाम से, मैंने उसकी वैल्यू कितनी कर दी, जीरो, पहले डिक्लेयर कर दिया मैंने। फिर इसके बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा, एक क्लास बनाता हूँ और क्लास का नाम रख दिया मैंने डेमो, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया, इसके अंदर पहला तो बनाया हमने कंस्ट्रक्टर, ठीक है, एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं पब्लिक के अंदर, और वही सेम नाम होगा जो क्लास का नाम है वही कंस्ट्रक्टर का नाम, ठीक है। तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया और ये वैल्यू क्या करे, काउंट की वैल्यू को बढ़ा दे। तो मैंने बोला कि काउंट की वैल्यू को क्या करना चाहिए, प्लस प्लस, और काउंट की वैल्यू प्लस करें और मैसेज क्या आना चाहिए, मैसेज आना चाहिए नंबर ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड और वैल्यू काउंट है, मतलब कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं वो अपने को पता चले काउंट से। क्योंकि जैसे आप पहला ऑब्जेक्ट बनाओ, देखो जैसे अगर मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, मैंने इंटीजर मेन के अंदर जाके क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, डेमो क्लास का पहला ऑब्जेक्ट बनाया, आपको पता है ऑब्जेक्ट जैसे ही बनता है तो कौन कौन होता है, कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, और काउंट की वैल्यू 1 होगी 0 से, तो वो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड 1 मैसेज आएगा आपको, मैसेज आ रहा है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड 1 की एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। अगर मान लो कि मैं
दो से तीन ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, मैंने तीन ऑब्जेक्ट बनाए, एक डबल बी बनाया और एक डबल सी बनाया, तीन ऑब्जेक्ट बनाए, तो तीनों बार ये कॉल होगा, पहली बार कॉल होगा तो काउंट वन होगा, दूसरी बार कॉल होगा तो फिर उसी में ऐड होगा काउंट प्लस वन, तो टू हो जाएगा, फिर तीसरी बार होगा तो थ्री हो जाएगा। देखो क्या मिलता है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट वन, फिर टू, फिर थ्री, मतलब जितने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उतने टाइम कंस्ट्रक्टर क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। तो कंस्ट्रक्टर अगर कॉल हो रहा है तो ये ऑब्जेक्ट को कहीं ना कहीं मेमोरी में लाई कर रहा है ना, अब ऑब्जेक्ट मेमोरी में लाई कर रहा है तो ऑब्जेक्ट की मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है, हम चाह रहे हैं कि जब उसका काम खत्म हो जाए तो ऑटोमेटिकली उसको डिस्ट्रॉय कर दे। तो देखो डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको डिस्ट्रक्टर बनाना पड़ता है, डिस्ट्रक्टर में साइन कौन सा यूज होता है, टेल का साइन, ये वाला टेल साइन का है अपना, ये वाला साइन होता है टेल साइन। तो ये कब कॉल होगा पता है, देखो ये कॉल होगा, अब एक बात बताऊं मुझको, यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है अपना, ये जो बनाया अपन तीनों ऑब्जेक्ट, इनका स्कोप कहाँ तक है, इस ब्रैकेट के अंदर तक, इसका स्कोप यहाँ से चालू हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ। एक बात बताओ, मैं डबल एज का अगर कॉल करूंगा किसी फंक्शन को बाहर स्कोप के बाहर जाके, तो कॉल होगा क्या, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका स्कोप जो है वो केवल यहीं तक है ना, तो स्कोप से बाहर जाने में कोई रोल नहीं होता ऑब्जेक्ट का, जैसे ही वो स्कोप से बाहर जाएंगे ये ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म होगा, ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, तो डिस्ट्रक्टर को भी कॉल नहीं करना पड़ता है, कंस्ट्रक्टर को जैसे कॉल नहीं करना पड़ता है वैसे डिस्ट्रक्टर भी कॉल नहीं करना पड़ता है, जैसे ही इसका स्कोप खत्म होगा वो ऑटोमेटिक कॉल होगा और एक एक करके ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करेगा। अब जो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करेगा तो हम क्या करेंगे, सी आउट काउंट की जो वैल्यू है उसको माइनस माइनस कर लेंगे, ताकि हम लोग को पता चले कि पहली बार कॉल हुआ, दूसरी बार। अब जैसे ही वो वैल्यू को माइनस करेगा तो हम यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड इज, और वैल्यू कहाँ से, काउंट से। अब देखो कितने ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तीन ऑब्जेक्ट है, तो जब इसका काम खत्म हो जाएगा यहाँ पर रिटर्न जीरो लगा देंगे, अब रिटर्न जीरो लगा देंगे तो इसका स्कोप क्या हो गया, खत्म हो गया, और स्कोप खत्म हुआ जैसे ही अपना, कहाँ पर मिस्टेक कर दी अपन ने, सी आउट, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही अपन ने डबल ए डबल ई बनाया तब से एक कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसने तीन वैल्यू बता दी काउंट की वैल्यू, लेकिन अब जैसे ही यहाँ रिटर्न जीरो गया स्कोप खत्म हुआ, ये वाला टाइम का है जैसे स्कोप का है खत्म हुआ तो डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, पहली बार डिस्ट्रक्टर कॉल होगा काउंट माइनस होगा, मतलब एक ऑब्जेक्ट कितना होगा, तीन में से एक चले जाएंगे बचेंगे दो, तो मैं आएगा ना नंबर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय टू, फिर इस वाले को डिस्ट्रॉय करेगा, इसके लिए फिर कॉल होगा, पीछे से कॉल होता है, पहले इसके लिए कॉल होगा तो ये वाला जाएगा, इसके लिए कॉल होगा तो ये वाला जाएगा, इसके लिए कॉल होगा तो तीन ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, देखिए जितने क्रिएट हुए थे उतने डिस्ट्रॉय भी होंगे, तो ये देखो पहले तीन क्रिएट हुए और तीन बार क्या होगा, डिस्ट्रक्टर होगा, तो दो फिर एक फिर जीरो, कितने ऑब्जेक्ट बचे, एक ही, मतलब जितनी बार कॉल हुआ उतने उसने उतने ही ऑब्जेक्ट क्या किए डिस्ट्रॉय करें, तो ऐसा मतलब सारे जो ऑब्जेक्ट थे वो क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, तो ये अपना डिस्ट्रक्टर इस तरीके से काम करता है अपना डिस्ट्रक्टर। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो अपना समझ लेते हैं, इसमें कोई डाउट है क्या, फिर हम कोई डाउट है क्या इसमें, अपन क्लियर कर दें। कंस्ट्रक्टर हो गया फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक, फंक्शन ओवरलोडिंग को समझ लेते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है कि अगर हम एक ही प्रोग्राम के अंदर एक से ज्यादा फंक्शन अगर यूज कर रहे हैं, कि प्रोग्राम में अगर एक से ज्यादा हम क्या यूज कर रहे हैं, फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो वो होती है हमारी फंक्शन की ओवरलोडिंग, क्या होती है फंक्शन की ओवरलोडिंग। जैसे कि हम अगर फंक्शन ओवरलोडिंग की बात करें, सेम नाम का फंक्शन हमारे पास, जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ फंक्शन ओवरलोडिंग, हेडिंग डाल देते हैं अपन, फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग की हेल्प से हेड कीजिएगा आइटम क्लास। अब मैंने क्या किया, एक काम करते हैं, ठीक है, फंक्शन बनाते हैं, वॉइड मैंने एक एक्सपायर नाम से फंक्शन बनाया है, ठीक है, और उसके अंदर मैं कुछ दो आर्गुमेंट दे रहा हूँ, ठीक है, फिर एक वॉइड, अब मैं सेम नाम का फंक्शन दे रहा हूँ, देखो अगर मैंने सेम नाम का फंक्शन दिया तो ये हो गई मेरी फंक्शन की ओवरलोडिंग, कि अगर एक ही प्रोग्राम में आप एक से ज्यादा फंक्शन यूज कर रहे हो तो वो कहेगा हमारी फंक्शन की ओवरलोडिंग। पर ऐसा है कि जैसे कंस्ट्रक्टर में नहीं कि हमने अगर
डेमो नाम का बनाया तो उसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं था, तो अगले में भी हम कोई आर्ग्यूमेंट देंगे। अब देखो इसमें दो आर्ग्यूमेंट है और इसमें भी दो आर्ग्यूमेंट है, ये हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि हमारे पास सेम नाम की दो है, या जैसे आपने क्लास में दो रोहन है, अब मैं रोहन बोलूंगा तो कौन सा वाला रोहन पता कैसे चलेगा? तो इसलिए आपको यहाँ पर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, यानी आर्ग्यूमेंट की जो संख्या है वो बदलनी पड़ती है, मतलब नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफरेंट है। अगर मान लो इसमें दो आर्ग्यूमेंट है तो अगले में वो कितने लेने पड़ेंगे, एक या फिर तीन लेने पड़ेंगे, इस तरीके से। क्लियर है? तो ये क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, क्योंकि अगर मैं दो आर्गुमेंट पास करूंगा तो ये वाला एक्सवाइजेड कॉल हो जाएगा, तीन आर्गुमेंट पास करूंगा तो ये, मतलब कॉल तो मैं एक्सवाइजेड नाम से ही करूंगा, बट दो आर्गुमेंट करेंगे तो ये वाला कॉल होगा, तीन आर्गुमेंट करेंगे तो ये वाला होगा। अब इसके बाद मैंने क्या किया, वॉइड फिर एक्सवाइजेड एक फंक्शन बनाया, और इसके अंदर मैंने क्या किया, एक इंटीजर और एक क्या लिया मैंने, प्लॉट, मतलब प्लॉट अगर ओवरलोडिंग कर रहे हैं तो डबल यूज करेंगे प्लॉट की जगह। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया, हमने दो आर्ग्यूमेंट लिए, पर आप बोलेंगे सर ऊपर भी तो दो है, लेकिन हमने ऊपर जो है दो इंट लिए ना, लेकिन इस बार हमने क्या किया, एक इंट का एक प्लॉट, मतलब नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट अलग की थी आपको, ऊपर दो है तो नीचे तीन, इस तरीके से। या फिर अगर सेम आर्ग्यूमेंट ले तो उसका टाइप चेंज किया आर्ग्यूमेंट है, कि अगर यहाँ दो इंटीजर है, दोनों टाइप इंटीजर है, तो एक इंट और एक डबल ले लीजिए। देखिए हो गया कि नहीं ओवरलोडिंग, सेम नाम के हो गए डिफरेंट भी हो गए, ये कंसेप्ट कहलाता है हमारा ओवरलोडिंग। किसी फंक्शन की, तो अब मैं कॉल कर रहा हूँ, जैसे मैंने एक्स वाई जेड को कॉल किया, तो अगर मैं दो वैल्यू पास करूंगा तो कौन सा वाला फंक्शन कॉल होगा, ऑब्वियसली फर्स्ट वाला। अगर मैं तीन आर्ग्यूमेंट पास करूंगा तो एक्स वाई जेड नाम से कॉल कर रहा हूँ, 30 50 और 50, तो कौन सा वाला कॉल होगा, ऑब्वियसली कि सेकेंड वाला कॉल हो जाएगा। अगर मैं एक इंटीजर और एक प्लॉट वैल्यू पास करूंगा, 70,80.87, तो कौन सा वाला कॉल हो जाएगा, ऑब्वियसली थर्ड वाला कॉल होगा। मतलब हम कॉल तो ये नाम से ही कर रहे हैं एक्स वाई जेड, बट तीनों क्या है, डिफरेंट अलग अलग फंक्शन के होंगे, कॉल होंगे, और कॉल करके अपन इसको कर देते हैं रिटर्न जीरो। अब ऑब्वियसली ये करेगा क्या, कॉल होगा तो डेफिनेशन में जाएगा, तो उनकी डेफिनेशन भी लिखनी पड़ेगी, तो लिखते हैं पहले वाले की डेफिनेशन, वॉइड एक्स वाई जेड, अब एक वैल्यू में ए में ले रहा हूँ और दूसरी वैल्यू में किसमें ले रहा हूँ, बी में। तो मैं एक काम करता हूँ, इनका एडिशन या कुछ करवा देते हैं अपन, या ओनली वैल्यू को शो करवा देते हैं। तो ए की वैल्यू शो होगी ए से, एंड जो बी की वैल्यू है एट डिस्टेंस है बी इज इक्वल्स टू, और वैल्यू कहाँ से शो होगी इसकी, बी से। ठीक है, ऐसे हम पहले वाले की डेफिनेशन आपको ऑब्वियसली कॉल होगा तो वो यहाँ जाएगा, ए में एक वैल्यू 10 इसमें डालेगा, 20 इसमें डालेगा, और 10 20 को शो करवा देगा। अब मैं सेम चीज यहाँ पर ले रहा हूँ, इंटीजर मैंने क्या ले लिया, एक बी लिया, और बी नहीं सी लेंगे थर्ड वेरिएबल अपना। ठीक है, और उसके बाद फिर बनाएंगे यहाँ पर स्लैश एन न्यू लाइन में सी इज इक्वल्स टू, और वैल्यू कहाँ से आएगी इसकी, सी से। फिर एक और अपने को यहाँ पर एक इंटीजर और एक प्लॉट के लिए लेना पड़ेगा, तो एक इंट ले लिया अपन ने और एक के ले लिया मैंने प्लॉट ले लिया, तो ए की वैल्यू ए से बी की वैल्यू, ठीक है, पार्ट रन करके देखी, और तो पहले ही कर दिया था अपन ने, इधर आईडी यूजर स्टेटस बदल कहाँ, अनएक्सपेक्टेड रेफरेंस, अच्छा नहीं डबल के लिए तो प्लॉट कर दिया मैंने डबल के लिए, सीखने वाली नीचे जो आ रही है ऐसा लग गया था। तो देखिए ए की वैल्यू 10 20 30 40 50 और 70 80 80.7, मतलब हमने सेम नाम के फंक्शन तो बनाए, लेकिन तीन फंक्शन बना, तो उसमें हमको ये करना है कि अगर आप एक से एक सेम नाम ये फंक्शन अगर लेना चाह रहे हो एक ही प्रोग्राम है, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्टर की मतलब फंक्शन की क्या करनी पड़ेगी, ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का मतलब कि हमारे पास सेम नाम के क्या होंगे, फंक्शन होंगे, बस उसके नंबर ऑफ आर्गुमेंट आपको डिफरेंट करने पड़ेंगे, या फिर टाइप ऑफ आर्गुमेंट डिफरेंट करने पड़ेंगे, इतना है ध्यान रखना। क्लियर है? तो चैप्टर कंप्लीट हुआ अपना, नेक्स्ट चैप्टर में अपन ऑपरेटर की ओवरलोडिंग पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट वीक में भी ये कंप्लीट हो जाएगा अपना। ठीक है, बाकी वीडियो में अपलोड कर दूंगा, आप देख